हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमने जो है एमएससी की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, जिसमें मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। साथ में जो है कुछ डिमांड ये भी आई कि क्या कहते हैं एमएससी जूलॉजी का सिलेबस भी कराओ। अब होने के लिए तो मैं जो है एमएससी बॉटनी से कर रहा हूँ, पर देखो जो मुझको आता है ना उतना तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसमें ये डिफरेंस नहीं करना कि आप तो बॉटनी के हैं, जूलॉजी पढ़ा रहे हो तो क्या तुमको कुछ आता होगा। देखो बीएससी तक तो मैंने भी जूलॉजी पढ़ी है, ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं मैंने कुछ भी जूलॉजी में नहीं पढ़ा। तो जो मुझको आता है मैं वो सब समझाऊंगा। अगर आपको जूलॉजी इतनी ही आती थी तो खुद एमएससी जूलॉजी से कर लेते, तो बॉटनी से क्यों कर रहे हो। देखो ऐसे जो भी आपके मन में क्वेश्चन या डाउट्स होंगे उसका जवाब मेरे पास नहीं है। आपको क्या करना है, जितना आपके पास लेक्चर आते हैं अगर आपकी इच्छा है तो देखो, नहीं इच्छा है तो मत देखो। तो बीएससी वाले भी इसको देख सकते हैं, एमएससी वाले भी इसको देख सकते हैं। जूलॉजी को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, अगर आप जो है चेक करें, अगर अदर यूनिवर्सिटी में भी कुछ यही चल रहा होगा तो ठीक है। ये कहाँ का सिलेबस है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। तो इसमें क्या दे रखा है, यूनिट 1 दी है, जिसमें आपसे बोल रहा है इंट्रोडक्शन करना है टू सिस्टमैटिक्स टेक्सोनॉमी। यानी कि हमें इंट्रोडक्शन देना है सिस्टमैटिक्स का एंड टेक्सोनॉमी का, सिग्निफिकेंस बताना है और ब्रीफ हिस्ट्री बतानी है टेक्सोनॉमी के ऊपर। यानी ब्रीफ, आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारा जो है डिटेल बतानी है, ब्रीफ बोल रहा है आपसे। मॉडर्न अप्रोच इन टेक्सोनॉमी, यानी वर्तमान समय में जो टेक्सोनॉमी के ऊपर अप्रोच है उसके बारे में बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन फंक्शन, यानी कि आपको जो है कॉन्सेप्ट बताना है किसके ऊपर, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे 2 किंगडम। वैसे तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, पर स्पेशली आपके जो है कोर्स में क्या दे रखा है, 2 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर का है वो भी बताऊंगा। साथ में आपसे बोल रहा है लीनियस हायरार्की बोल रहा है, टेक्सोनॉमिक एड्स बोल रहा है। टेक्सोनॉमिक एड्स में क्या होते हैं, टेक्सोनॉमिक एड में म्यूजियम होता है, नेशनल पार्क होता है और की होता है। तो इन सब के बारे में मैं जितना हो सके आपको लेक्चर दे दूंगा और आप जो है इन सब से पढ़ सकते हैं। नॉट इवन एमएससी बीएससी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं अगर आपके उसमें टेक्सोनॉमी है। और साथ में जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आप इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाई जाएगी आपको, और साथ में जो है आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी इस लेक्चर को देख सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं, जब मैं सीधा आपको टेक्सोनॉमी पढ़ा दूं, आपको इंट्रोडक्शन ना बताऊं, सीधा टेक्सोनॉमी में ले जाऊं, तो क्या आपको फील आएगा, नहीं आएगा। यानी कि हमें सिस्टमैटिक्स या टेक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी। टेक्सोनॉमी क्या है, एक साइंस है ना, जिसके द्वारा हम जो है अलग अलग स्पीशीज को क्या कहते हैं डिफरेंट ग्रुप में रख सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो टेक्सोनॉमी से पहले हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में समझेंगे, टैक्सा के बारे में समझेंगे, टैक्सोन क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है, इन सब के बारे में समझेंगे। पर ऐसा नहीं कि हम सीधा टेक्सोनॉमी में जंप कर जाएंगे। पहले आपको लेक्चर में टेक्सोनॉमी से पहले जो जो चीजें हैं, आखिरकार क्यों ये सिस्टमैटिक्स या टेक्सोनॉमी आई, उसके बारे में फील दिलाऊंगा। फिर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने सिलेबस पे आ जाएंगे, यानी कि हम टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को ब्रीफली स्टार्ट कर देंगे। पर उससे पहले हम जो है कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे। तो आपने डाइवर्सिटी वर्ड सुना है, अब कहोगे कि यार ये तो पहले चीज बुकों में लिखा ही नहीं है, सीधा आप जो है अलग जा रहे हो। आपको बॉटनी के होना तो सिलेबस आपको आता नहीं है, कहीं से भी आप जो है शुरू कर दे रहे हो, पर ऐसा नहीं है। पहले आपको जो है बेसिक बता रहा हूं। पहले आपने डाइवर्सिटी का वर्ड सुना है, मतलब शब्द सुना है। डाइवर्सिटी क्या होता है, वेरिएशन, चेंजेस, यानी अलग अलग प्रकार के जो चेंज होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। यानी कि एक विभिन्न प्रकार को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी 2 टाइप की होती है, एक नॉन लिविंग की डाइवर्सिटी होती है और एक लिविंग की डाइवर्सिटी होती है। नॉन लिविंग की डाइवर्सिटी को हमें नहीं पढ़ना, लिविंग की डाइवर्सिटी को पढ़ना है। यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। यानी अगर आपसे पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग फॉर्म्स, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप। यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप जो है अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, हमारे आसपास हमको क्या देखने को मिलता है, विभिन्न स्पीशीज देखने को मिलती हैं और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हम देखें तो हमारे सामने काऊ हो सकती है, ह्यूमन हो सकता है,
क्रो हो सकता है, कौवा हो सकता है, यानी अदर क्रो ही कौवा होता है। क्या बात कर रहे हो, मतलब आप एक वर्ड इंग्लिश में बोल दोगे, एक वर्ड हिंदी में बोल दोगे तो कुछ अलग हो जाएगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप ऑब्जर्व करते हैं अपने चारों ओर तो हमें काव दिख सकती है, ह्यूमन दिख सकते हैं और क्या कहते हैं, क्रो दिख सकते हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज दिख सकती है। इनके बीच में जो लिविंग चीजों के बीच में डाइवर्सिटी होगी, यानी कि स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी होगी। यानी कि अगर हम जो है अपने पास ऑब्जर्व करते हैं काव को, ह्यूमन को, क्रो को, तो ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज है, यानी कि इसमें जो डाइवर्सिटी होगी वो स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी होगी। अब ऐसा ही नहीं कि हम केवल स्पीशीज लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, हम तो और भी चीजें देखते हैं। ह्यूमन को जो है हम एक ही स्पीशीज काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि ह्यूमन को हम अलग अलग स्पीशीज में काउंट कर जाएंगे। तो ह्यूमन के बीच में भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी एक मैं हूं ह्यूमन, आपने मेरे संग दूसरे ह्यूमन को खड़ा किया, तीसरे को खड़ा किया, चौथे को खड़ा किया, पांचवे को खड़ा किया, तो हमें भी जो है चेंजेस पाए जाएंगे, यानी हमें भी डाइवर्सिटी पाई जाएगी। क्या ये डाइवर्सिटी जो है हमको पूरा अलग कर देगी? क्या हम क्या कहते हैं एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज बन जाएंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं होता है ना। ये ऐसा होता है कि अगर हम ह्यूमन टू ह्यूमन के बीच में बात करें, यानी कि मैं ह्यूमन हूं, दूसरा ह्यूमन है, यानी उसके बीच में जो डिफरेंसेस होंगे, यानी जो चेंज होंगे वो जीन के लेवल पे होंगे, यानी कि हमारे अंदर जो चेंजेस आएंगे वो जीन के लेवल पे आएंगे, यानी हमारे अंदर जो डाइवर्सिटी होगी वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। तो आपको समझ में आया डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट टाइप। डाइवर्सिटी टू टाइप की होती है, एक तो नॉन लिविंग होती है, एक लिविंग होती है। लिविंग को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी इन लिविंग सो कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग के बीच में डाइवर्सिटी। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं अपने सराउंडिंग में तो हमें काऊ देखने को मिलती है, ह्यूमन देखने को मिलता है, क्रो देखने को मिलता है। ये स्पीसीज के लेवल में चेंज आ रहा है, यानी ये डिफरेंट स्पीसीज है, तो स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी। और अगर हम ह्यूमन टू ह्यूमन बात करें, यानी एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ कंपैरिजन करें, तो जो चेंजेस आएंगे वो हमारे जेनेटिक लेवल में आएंगे, यानी उसको हम बोलेंगे जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी। तो आपको यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो आप इसी समय वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आपको इस तरह की वीडियो जो है आगे भी मिल सके, यानी कि मैं आपको जितना हो सके जूलॉजी का सिलेबस कराऊंगा। हाँ, तो बात करते हैं आगे। अब हम यहाँ पे जो ये चैप्टर कंसल्ट कर रहे हैं टैक्सोनॉमी के ऊपर, वो ये चैप्टर में जीन लेवल की डाइवर्सिटी नहीं पढ़ेंगे, यानी हम ह्यूमन टू ह्यूमन के बीच में जो डाइवर्सिटी है, चेंजेस हैं, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जीन लेवल की डाइवर्सिटी अलग डाइवर्सिटी होती है, उसको जो है आप कहीं और से पढ़ना। बट हम इस चैप्टर में डील करेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी के ऊपर, यानी कि जो स्पीसीज में चेंज आ रहे हैं, यानी एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज से किस प्रकार से चेंजेस है, यानी जो डाइवर्सिटी शो होती है, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी हम इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, यानी कि मैंने अभी आपको बेस बताया कि डाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, अगर आप कोई भी स्पीसीज को डिस्कवर करते हो, व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्कवरी? डिस्कवरी मतलब देख लिया आपने, सिर्फ ऐसा ही कहना है? नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर हम किसी चीज की डिस्कवरी करते हैं ना, तो मतलब मेरा मीन ये होगा कि डिस्कवरी से रिलेटेड, कि मैं अगर डिस्कवरी करता हूं, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? यानी मैंने कोई चीज डिस्कवर करी, उसको डिस्कवर करने के बाद उसके मैं कुछ फीचर्स नोट करूंगा, यानी कि मैंने क्या किया, कोई एक नई स्पीशीज या कुछ को डिस्कवर कर दिया और अब मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसा थोड़ी कि मैंने इसको देख लिया, इसको बस ये बोल दूं, उसको क्लासिफाई भी करना होगा, यानी कि अब उसको जो है उसके फीचर्स देखेंगे, फीचर्स को नोट करेंगे, एक जगह कॉपी में लिख लेंगे या किसी जगह पे हम क्या करेंगे, फीचर्स को लिख लेंगे। अब फीचर्स को लिखने के बाद उसको मिलाएंगे, यानी किसी प्रोसेस की सहायता लेंगे और उस प्रोसेस को जो मतलब उस प्रोसेस से हम एक नॉमेनक्लेचर तक पहुंचेंगे, यानी इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो आपको जो है अभी बेसिक फील आ गया होगा। अब जो है मैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बताऊंगा, उसके बाद जो है हम टैक्सोनॉमी को बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। पर आज के लेक्चर में हम टैक्सोनॉमी स्टार्ट नहीं कर देंगे, हम उस प्रोसेस के पास पहुंचेंगे, यानी कि आज का लेक्चर हमारा पूरा बेसिक होगा। यानी कि अगर आपको मेरे लेक्चर में समझ में आता है तो आप कमेंट करना, ताकि मैं और लेक्चर बना पाऊं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये भी कमेंट कर देना कि आपकी बस की कुछ नहीं है, आप जो है खाली बकवास करते हो, आपको जूलॉजी नहीं आती है। तो इतना भी आप कमेंट कर सकते हैं। पर अगर आपका ऐसा कमेंट भी आता है तो मैं ऐसा नहीं कि लेक्चर बनाना छोड़ दूंगा, पर जिनको आता समझ में आता है ना, वो कई लोग कमेंट नहीं कर पाते, मतलब ये लोग ये नहीं सोच पाते कि ये क्या कहते हैं, क्या कमेंट करें। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, तो ऐसे ही लिख देना कि तुम बहुत अच्छे हो या आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। पर वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी राय है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, नहीं है तो मत दो।
आगे बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तब तक आप अपने सिलेबस से परिचित सुपरिचित होइए और इसको नोट कीजिए। तो बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास उसकी डिग्री नहीं है तो आपको जो है ना, वैसा तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, पर एक बात है कि आप जो है अगर डिग्री नहीं है तो उसको गलत मत पढ़ाओ। गलत इन द सेंस यानी कि आपने कुछ भी पढ़ा दिया और उसको पढ़ के लोग जो है गलत ले जा रहे हैं, यानी कि आपने जो है किसी भी ऑथर या किसी भी राइटर की बुक पकड़ी और उसमें से पढ़ा और उसके बाद आप उसको जो है गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास वो क्वालिटी है जिसको आप जो है निखार के आप दूसरों के सामने एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो फिर आपको डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको ज़रूरी नहीं कि सारी डिग्रियां मिल जाएं, तो उस तरह से नहीं चलना है। हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो चेंजेस आते हैं या वेरिएशंस है या फिर क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप है, वो किस बेस पे है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अर्थ हमारी जो कि मदर है, जिसको हम कह सकते हैं मदर अर्थ कह सकते हैं। अर्थ शो करती है डाइवर्सिटी, यानी अर्थ जो है डाइवर्सिटी शो करती है किस पे बेस पे, एक तो हैबिटाट के बेस पे एज वेल एज लिविंग फॉर्म। यानी कि जो हमारी अर्थ है या मदर अर्थ है, उसमें जो डाइवर्सिटी चेंज होता है या बदलती है, वो चेंज होती है उसके हैबिटाट पे एज वेल एज उसके लिविंग फॉर्म्स पे। अब डाइवर्सिटी एंड लिविंग फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल, यानी कि जो डाइवर्सिटी होती है वो डिफरेंट लेवल पे प्रेजेंट हो सकती है। पहला तो बिटवीन स्पीसीज हो सकती है या विद इन स्पीसीज भी कह सकते हैं। यानी कि स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी हो सकती है और बिटवीन स्पीसीज यानी क्या कहते हैं विद इन स्पीसीज मतलब सेम स्पीसीज यानी कि जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी भी हो सकती है। अगर हम बात करें कि टोटल स्पीसीज जो कि क्या कहते हैं प्रेजेंट है अर्थ पे, यानी टोटल स्पीसीज है 7 मिलियन। ये एक प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ऐसा नहीं कि मैंने जो है खोज के निकाल दी 7 मिलियन स्पीसीज, या मुझे एक्यूरेट पता है कि ये एक्यूरेट डाटा है कि धरती में जो है 7 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं। ऐसा कोई पता नहीं है, ये एक प्रेडिक्ट किया गया है और ये मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया, एक साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है। तो आप वो बुक में पढ़ लेना उन साइंटिस्ट का नाम। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं टोटल डिस्कवर कितनी है, ये मैंने नहीं खोजी है। ऐसा नहीं कि कहीं जो है कल आप लिख दो कि सूरज सर ने या सूरज भैया ने या आपका जो भी मैं लगता हूं आप जो है बोल सकते हो, तो उन्होंने जो है बोला कि मैंने जो है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर कर दी, यानी कि इनका श्रेय जाता है सूरज को। बिल्कुल गलत है। मैं तो अब तक एक भी स्पीसीज खोज नहीं पाया हूं। हाँ, हो सकता है कि मुझे चलते फिरते कुछ दिख गई हो, पर हमें तो उसका क्लासिफिकेशन ही नहीं आता, यानी कि वो साइंस ही नहीं पता है कि हम जो है उसको एक बढ़िया ग्रुप में या कैटेगरी में प्लेस कर पाए। ऐसा हो सकता है आपने जो है चलते फिरते कुछ नई स्पीसीज देखी हो या कुछ ऐसा नया चीज देखा हो या कोई ऐसा क्रिएचर देखा हो जो आज तक पहले कभी नहीं खोजा गया हो, पर हमें तो पता ही नहीं है। हम तो टेक्सोनॉमी से जुड़े ही नहीं है, यानी कि हमें वो ब्रांच पता ही नहीं है या वो ऐसी टेक्निक पता नहीं है, प्रोसेस नहीं पता जिसके द्वारा हम उसके फीचर्स को नोट करके उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप या किंगडम में रख सके। यानी कि हमें वो साइंस का अभाव है, इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको ऐसा कोई चीज दिखता है तो उसको पकड़ लो। ऐसा नहीं कि वो हानिकारक भी हो सकता है या फिर क्या कहते हैं हमारे लिए जो है खराब भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना कि उसको जो है डायरेक्ट पकड़ लाए, ऐसा नहीं करना। उसके कुछ फीचर्स को नोट करना है और देखना है कि क्या वो किसी कैटेगरी में आ रहा है। अगर वो सेम कैटेगरी में आ रहा है, अगर उसका डिस्कवर नहीं है, तो आप उसको जो है नाम दे सकते हो। अपना नाम नहीं देना है, मतलब कि एक हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन आपको करना है। तो हमने जो है अब तक टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज कर रखी है 1.7 टू 1.8 मिलियन तक। अब डिस्कवर का मतलब क्या है सर, ये बता दो। डिस्कवर गाड़ी नहीं है, ऐसा नहीं कि डिस्कवर 110 सीसी चला रहे हैं, डिस्कवर 125 सीसी, अब मुझे भी नहीं पता है सीसी उसी क्या होती है, पर डिस्कवर का मीन ये होता है कि दे आर डिस्कवर्ड, यानी इनको खोज लिया गया है, प्लेस किया यानी रख दिया इनटू राइट कैटेगरी एंड फाइनली इसका नोमेनक्लेचर कर दिया। अगर आप बोलोगे डिस्कवर, ऐसा नहीं कि मैंने उसको सिर्फ देखा, उससे मतलब नहीं होता है। उसको डिस्कवर करके उसको प्लेस करना होता है एक राइट कैटेगरी में एंड फाइनली उसको नोमेनक्लेचर यानी नाम देना होता है।
यानी कि मैनी अनडिस्कवर्ड स्पीसीज हैं, यानी उसके लिए एक ब्रांच चाहिए जो कि हेल्प करे टू प्लेस न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज इनटू करेक्ट कैटेगरी एंड नोमेनक्लेचर, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो आपको टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की फील आ गई नहीं आई? मैंने पूरी कोशिश की आपको टेक्सोनॉमी और जो है क्या कहते हैं सिस्टमैटिक्स तक, फील्ड तक ले जाऊं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा के या कुछ 2-3 लाइनें पढ़ के आपके सामने टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन खत्म कर दूं। ऐसा मैं नहीं करूंगा। ऐसा मैं इसलिए नहीं करूंगा कि आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको समझना है कि टेक्सोनॉमी आखिरकार होती क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमें यह पता है कि टोटल बायोडाइवर्सिटी अर्थ में लगभग 7 मिलियन है, जो कि एक प्रेडिक्टेड वैल्यू है। हमने जो है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज खोज ली हैं, और जो है अभी मैनी अनडिस्कवर्ड है, यानी जिनको खोजा जाना अभी बचा है। पर हमारी जो जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही है और हम संसाधनों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि हो सकता है कि जब तक उन स्पीसीज के बारे में पता चलने वाला हो तब तक वो एक्सटिंक्ट हो गई। यानी कि हम ऐसा भी देख सकते हैं ना कि जब तक नई स्पीसीज को हम खोजने वाले थे या हम खोजने की तलाश में थे, हम कुछ देख रहे थे, तब तक वो हमें खत्म हो गई हो। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह संसाधनों का दोहन चल रहा है कि बहुत सारी स्पीसीज हम देख भी ना पाए और देखी हुई स्पीसीज में से भी एक्सिस्टेंट हो जाए, यानी एक्सिस्टेंट उनका खत्म हो जाए। तो अगर हम जो है नई स्पीसीज को ढूंढना चाहते हैं तो हमें एक ब्रांच चाहिए जो कि हेल्प करेगा न्यूली स्पीसीज जो कि डिस्कवर्ड है, उस स्पीसीज को करेक्ट कैटेगरी और नोमेनक्लेचर में ले जाने के लिए, उसको हम कहेंगे टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी आपको समझ में आया। अब मैं जो है आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बुक से समझा देता हूं। तो बुक से मैं पढ़ूंगा, आप जो है उसका मतलब समझना। Diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it plotted plants, insect, bird, and your pets or other animals and plants. कह रहा है जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको क्या दिखती है, लार्ज वैरायटी दिखती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वो प्लॉटेड है आपके सामने। जैसे प्लांट देख सकते हो आप, इंसेक्ट देख सकते हो, बर्ड्स देख सकते हो, अपना पेट एनिमल भी देख सकते हो, और मतलब पेट प्लांट्स भी देख सकते हो। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद द नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए एक ब्रांच चाहिए, यानी माइक्रोस्कोप चाहिए। तो उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, जो कि मैंने स्टार्ट करी हुई है। ठीक है। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया, अगर आप जो है एरिया को इंक्रीज करो, दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट सी वुड इंक्रीज। यानी कि अगर आप किसी एरिया को बढ़ाओ और उस एरिया में देखने की कोशिश करो तो आपको जो है डिफरेंट टाइप की स्पीसीज देखने को मिलेगी, और की क्या कहते हैं उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप जो है किसी घने जंगल में जाओ। अब घने जंगल में क्यों जाते हैं सर, वो आपको पता होगा क्यों जाते हैं। यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आप जो है घने जंगल में गए, यानी डेंस फॉरेस्ट में गए, वहां पे आपने जो है क्या करा, बहुत चीजें देखी, और आपको जो है डिफरेंट टाइप की अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी और ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, क्या कह रहा हूं मैं, इंग्लिश जर्मनी से है ना मेरी। हाँ, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एट डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। यानी कि कुछ जो स्पीसीज है हमने डिस्कवर कर ली है वो 1.7 टू 1.8 मिलियंस है। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, ये जो है चेंज आ रहा है लिविंग के थिंग में, या डिफरेंट वेरिएशन आ रहे हैं लिविंग के थिंग में, तो इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। We should remember here that explore new areas and even old ones, new organisms are कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। अगर आप जो है नया एरिया खोजते हो या किसी पुराने एरिया में भी जाते हो ना, तो आपको नई स्पीसीज दिखने की संभावना पूरी है। As started earlier, there are millions of plants and animals in the world. आप जो है स्टार्ट करोगे अर्लियर टाइम से तो आपको पता चलेगा कि हमारी धरती पे जो है प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट यानी मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। We know the plants and animals in our own area by their local names. हम जो है उन प्लांट्स को जो है अपने एरिया के अकॉर्डिंग या अपनी जगह के अकॉर्डिंग उसका लोकल नेम कह लेते हैं। जैसे कि हमें कोई भी आदमी दिखा, हमने उसका नाम भूरा रख दिया या हमने डब्बू नाम रख दिया। मतलब कि ये कहते हैं ना, हम जगह जगह जाएं तो जगह जगह के हिसाब से उसके नेम अलग हो सकते हैं। जैसे प्याज को कुछ जगह पे प्याज कहा जाता है पर कई जगहों पर कांदा कहा जाता है।
तो ऐसे नाम होते हैं ना, वो लोकल एरिया के नाम होते हैं। तो इसीलिए आपके सामने कह रहा है वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर एरिया अवर ओन एरिया बाय देयर डिफरेंट लोकल नेम्स। These local names would vary from place to place। ये जो लोकल नेम्स होते हैं ना, ये वेरी करते हैं जगह से जगह तक। यानी ऐसा नहीं कि आपको जो है एक जगह पे प्याज मिल रहा है तो दूसरी जगह में कांदा, पर वो दोनों सेम है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं प्याज अलग होता है कांदा अलग होता है, वो दोनों सेम है। वो जगह से जगह पे वेरी कर सकते हैं उनके नाम, पर जो है वो रहेंगे सेम। ठीक है। इवन विद अ कंट्री, यानी आप अगर एक देश में भी देखो ना, तो आपको देश के अंदर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम मिलेंगे उसके। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज टू द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिडंट नो not find ways to mean to talk each other to refer organisms we are talking about। तो अपनी इतनी सारी कंफ्यूजन हो जाएगी कि आप जो है उनके नाम जो है अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ रहे हो, तो फिर तो कंफ्यूजन होना ही है कि कोई कांदा कह रहा है भैया कांदा की सब्जी चाहिए आज, हमने कांदा की सब्जी बनाई। कोई कह रहा हमने प्याज की सब्जी बनाई, वो दोनों लड़े पड़े हैं, मैंने तो कांदा की बनाई थी, तेरा प्याज कैसे हो गया, ये तो कांदा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। Hence there is need to standardize the name of living organism such as particular organism is known by the same name all over the world। यानी कि हमें नीड है एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग की, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब उसका नाम जो है हर संसार के किसी भी कोने में जाओ तो उसको एक ही नाम से जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके अलग अलग नाम हो। द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। फिर उसके बाद कह रहा है ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड। आपको जो है नॉमेनक्लेचर या उसकी नेमिंग कैसे बता सकते हो, जब उस ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्राइब्ड हो, यानी उस ऑर्गेनिज्म के बारे में करेक्टली जानते हो। वी नो दैट द ऑर्गेनिज्म इज नेम इज अटैच विद द आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वो जो है किसके ऊपर जाता है, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जाता है, कि हमें पता चल सके हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए जो है अलग अलग नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी आए थे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर हम उससे पहले जो है आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है। सिंस इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम जो है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लें। अब ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं आप पढ़ने बैठे हो और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हो। आपने देखा एक काऊ को देख लिया, फिर हम दूसरी काऊ को पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम तीसरी काऊ को पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे तो कई सारी काऊ हैं, यानी कि हम तो काऊ को ही पढ़ते रह जाएंगे। अब हमें क्या समझ में आएगा, हम तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को पढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी कि बहुत बड़ी समस्या है ना। समस्या क्या है कि हम ये जान ही नहीं पा रहे, हम काऊ के बारे में स्टडी करने निकले और काऊ ही इतनी सारी हैं, अब कैसे पढ़ें। तो हम क्या करेंगे ना, एक ग्रुप बनाएंगे, उसको जो है उसमें रखना शुरू करेंगे। देखो क्या कह रहा है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स, नहीं सॉरी Since it nearly impossible to study all living organism, it is necessary to devise some means to make it possible। यानी कि कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे कि ये पॉसिबल हो जाए। This process is called classification, यानी ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन कहलाती है। क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल वी रिकॉग्नाइज द ग्रुप एनिमल्स। हाँ, अब इसके बारे में आते हैं, ये आगे की बात आ गई। तो आपने इतना नोट कर लिया होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी और टेक्सा के बारे में कुछ समझते हैं। तो इतना नोट करो। तो आज का लेक्चर मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आपका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास थी, तो मैंने आपको टेक्सोनॉमी तक ही समझाया कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। इसके बारे में डिटेल आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपके फीडबैक चाहता हूं कि क्या आपको टेक्सोनॉमी तक समझने में आसानी हुई। अगर आपको समझ में आता है तो मैं लेक्चर को कंटिन्यू रखूंगा। आपको जो है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे देना है। अगर आपको मजा आ जाए तो आग लगा देनी है कमेंट बॉक्स में, फायर इमोजीज आपको सेंड करने हैं, मजा आ जाएगा आपको जो है लेक्चर देखते हुए। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतने सारे लेक्चर बनाऊंगा, पर मैं अकेला हूँ, क्या क्या बनाऊँ। तो जिसने मुझे ये सिलेबस भेजा था उसका थैंक यू। अगर वो लेक्चर को देखेगी तो बहुत ही बढ़िया लगेगा उसको, या देखेगा तो उसको लेक्चर बहुत बढ़िया लगेगा। तो आप अपने हिसाब से जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। अगर आपको कहीं भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे चैट में
भी बता सकते हैं, यानी कि क्या कहते हैं कईयों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और साथ में क्या कहते हैं कई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे बांटने लग जाऊँ। तो आप क्या करो ना कि अपने जो भी क्वेरी है वो चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा और मैं जो है कमेंट बॉक्स को देखता हूँ और उसमें जो है रिप्लाई भी करता हूँ। अभी कमेंट्स कम आते हैं तो मैं पूरे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ और उनका रिप्लाई करता हूँ कि अगर आने वाले टाइम में कमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे तब भी मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि मैं बदल जाऊंगा। तो मैं सबकी क्वेरी देखूंगा। आप जो है लेक्चर में बने रहें। थैंक यू एवरीवन, सभी आप सभी का लेक्चर में बने रहने के लिए धन्यवाद। जो मैं आपसे कहना चाहता था, थैंक यू और बाय बाय। ऐसी ही पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।